तो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका संविधान का संशोधन के बारे में। ठीक है, तो संविधान का संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद जो भारत का संविधान है उसके भाग 20 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल भाग 20 के आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान किया गया है। भाग 20 में, ठीक है, पार्ट 20 में और आर्टिकल 368 में इसका क्या गया है, प्रावधान किया गया है। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से हम लोग भारत में संविधान या किसी भी देश के संविधान में दो तरीके से संशोधन कर सकते हैं। पहला अनौपचारिक रूप, दूसरा औपचारिक रूप। तो अनौपचारिक रूप पहले देख लेते हैं। तो अनौपचारिक रूप का मतलब क्या है? अनौपचारिक रूप का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि संविधान में घोषित तौर पे संशोधन न किया जाए, किंतु तभी भी संविधान में परिवर्तन आ जाए। जैसे हम लोग बात करें कि अगर जो हमारे संविधान में मूल अधिकार जो दिए गए हैं, तो मूल अधिकार में बहुत सारी चीज निजता का अधिकार है। निजता के अधिकार में जब वहाँ पे जो न्यायालय जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसका वर्णन किया, मौलिक व्याख्यान किया, तो उसमें बताया कि जो सोने का अधिकार है, यानी कि निदा निदा का भी अधिकार है, क्या आपका मौलिक अधिकार। तो ये कहीं निद्रा का अधिकार उसमें कहीं अलग से जोड़ा नहीं गया, बशर्ते लेकिन परिवर्तन हो गया और उसमें संशोधन इसको मान लिया गया। तो किसके द्वारा? ये ये सुप्रीम कोर्ट के व्याख्यानों के हिसाब से मान लिया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें संविधान संशोधन की दूसरी प्रक्रिया में, तो दूसरी प्रक्रिया की बात किया जाए, जैसे अनौपचारिक संविधान संशोधन का दूसरा तरीका परंपरा से संबंधित है। जैसे परंपरा से संबंधित का मतलब ये है कि संविधान में कहीं पर भी जेबी वीटो चाहे पॉकेट वीटो शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन समय समय पर आज व्यवस्था में देखा जाता है कि धीरे धीरे ये परंपरा बन गई, और राष्ट्रपति जब जरूरत पड़ती है तब क्या करता है कि जेबी वीटो का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, तो ये सब अनौपचारिक तरीके हैं जिससे संविधान में संशोधन इनडायरेक्ट तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अनौपचारिक तरीके से, वो तो अनौपचारिक था, ये औपचारिक तरीके से देखा जाए। ठीक है, अगर औपचारिक तरीके से देखा जाए तो औपचारिक तरीके से जो संविधान में संशोधन करने के लिए जो हमारा अनुच्छेद है जो हमारा संविधान है उसमें भाग 20 और आर्टिकल जो आपका 368 में उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें हम लोग 3 प्रकार से उसको संशोधन कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है कि साधारण बहुमत से किए जाने वाला संशोधन। दूसरा है विशेष बहुमत के आधार पर किए जाने वाला संशोधन। तीसरा है कि संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडलों को का अनुसमर्थन से पारित होने वाला विधेयक, यानी कि जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उसमें राज्य सरकारी के विधानमंडलों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, वो भी कितने? आधे से कम ज़्यादा। ठीक है, तब जाके 3 प्रकार के संशोधन इसमें कंप्लीट तीसरे वाले में हो पाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं पहले की। किसकी बात करते हैं? पहले की। अगर हम लोग बात करें इसमें पहले साधारण बहुमत से पारित होने वाले संशोधन की, तो इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोग जब संशोधन करते हैं, तो जो संशोधन करते हैं तो साधारण बहुमत से ही करते हैं। तो साधारण बहुमत से करने से ये देखा जाता है कि जब इसमें संशोधन होता है साधारण बहुमत से, तो हम लोग ये नहीं मानते कि आर्टिकल 368 में जो प्रावधान है उसके तहत ये संशोधन नहीं समझा जाता। दिमाग में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संशोधन में, संविधान संशोधन में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता? तो साधारण बहुमत से पारित किए जाने वाले संशोधन। तो इसमें क्या क्या संशोधित होते हैं? जैसे कि नए राज्यों का निर्माण अथवा उनकी सीमाओं, नाम आदि में परिवर्तन के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश तथा कुछ अन्य संवैधानिक पदों से संबंधित वेतन या भत्ते से संबंधित संशोधन, यानी कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गया, उसमें क्या हो गया? वेतन में कुछ बढ़ोतरी करनी है, भत्ते में कुछ बढ़ोतरी करनी है, तो उस कंडीशन में साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं? संशोधन करते हैं। ठीक है, अगर बात कर दी जाए है कि संसदीय विशेषाधिकारों की परिभाषा देने के लिए, तब पर भी क्या करते हैं? साधारण बहुमत का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों
आदि की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, साधारण बहुमत से हम लोग कर ले जाते हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो साधारण बहुमत से किए जाते हैं, लेकिन जब इसमें संशोधन जो होता है वो 368 के तहत नहीं माना जाता। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, उसको 368 के तहत नहीं माना जाता। अगर बात करें हम लोग दूसरे वाले की, तो दूसरा में है आपका विशेष बहुमत के आधार पर किए जाने वाले उपबंध। तो पहले में क्या था कि वो 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, कोई भी परिवर्तन यानी संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरा में क्या करते हैं कि 368 के अंतर्गत इसमें और इसमें परिवर्तन माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मूल ढांचे को छोड़ के विशेष बहुमत के आधार पर जो संशोधन होता है, तो संविधान में जितना भी चीज़ें मूल ढांचा बताया गया है, ठीक है, संविधान की व्याख्या करते वक्त जितना भी मूल ढांचा का वर्णन किया गया है कि ये मूल ढांचे जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बचती हैं, जितना भी चीज़ें बचती हैं सभी का संशोधन किसके अंतर्गत होगा, सेकेंड वाले के अंतर्गत होगा, यानी कि विशेष बहुमत के आधार पर किए जाने वाले संशोधन के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैं बताता विशेष बहुमत की प्रक्रिया, मेरी वीडियो है इससे पहले की, जो सिंपल मेजोरिटी फिर स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया, उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से पारित होने वाला विधेयक, इसमें क्या किया गया है कि उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो मूल ढांचा है। ठीक है, उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो मूल ढांचा है, और उसकी व्याख्या कौन करता है, उसकी व्याख्या करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड वाले के अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े उपबंध हो गए, संघ और राज्य के राज्य क्षेत्रों यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों से न्यायपालिका से संबंधित उपबंध हो गए, संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्ति के वितरण से जुड़े मुद्दे हो गए। ठीक है, संसद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय हो गए, 7वीं अनुसूची की किसी सूची से संबंधित विषय हो गए। ठीक है, अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना होगा वर्णित उपबंधों में से, तो हम लोग किसे करेंगे, थर्ड वाले से करेंगे। किसे करेंगे हम लोग, थर्ड वाले से करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, साधारण बहुमत जब जो फर्स्ट वाले के तहत जो परिवर्तन होता है उसके तहत हम लोग ये नहीं मानते हैं कि 368 के तहत वो परिवर्तन हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है मूल ढांचों को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बच रही हैं संविधान में उनका जब संशोधन होता है तो वो सेकेंड वाले के थ्रू होता है। थर्ड वाले के थ्रू मूल ढांचा भी होता है, हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, जिसमें प्रावधान है मैं कुछ इसमें उल्लेख अभी जस्ट कुछ सेकेंड पहले किया हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगर हम चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रक्रिया के बारे में, उसकी जो चरण है उसके बारे में। तो सबसे पहले चीज़ कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यानी लोकसभा राज्यसभा में संशोधन का जो प्रक्रिया का प्रावधान है उसको हम लोग पारित कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा फिर ये राज्यसभा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से पारित करवाना जरूरी है, हम लोग संयुक्त बैठक करके हम लोग पारित नहीं करवा सकते, यानी कि अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में उस चीज़ को बिल को पारित करवाना जरूरी है। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी, तो दूसरी इसमें लिखा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया समानतः वैसी ही है जैसे साधारण विधेयकों के मामले में बताई गई है। ठीक है, जो साधारण बहुमत में पढ़ाया था उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्यों की संख्या के आधे या अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। यानी कि जितने भी उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 होना जरूरी है। कितना, 2/3 अगर होंगे तभी जाकर वो पारित होगा, नहीं तो फिर नहीं होने वाला। उसके बाद जो हमारे यहाँ दिया हुआ है इसमें है चौथे में कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं बुलाया जा सकता। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, अगर इससे कुछ द्वंद्व हो गया तो संयुक्त बैठक उसमें नहीं बुलाई जा सकती। जब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो विधेयक ही नष्ट हो जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा है संघात्मक ढांचे से जुड़े जिन बंधुओं से सूची अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 में विशेष सुरक्षित उपबंधों के रूप में दी गई है, इसमें संबंधित संशोधन विधेयक पर कम से कम आधे राज्य, ये थर्ड वाला है, ठीक है, आधे राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन लिया जाना आवश्यक है।
यह चरण संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद पूरी की जाएगी। अगर थर्ड वाली जो कंडीशन बताया हूँ मैं आपको, उसमें राज्यों का कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है। अगर उसके बाद 6 देखा जाए कि यदि सभी अनौपचारिकता पूरी होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्तुत हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो सीधे सीधे जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब उसके पास राष्ट्रपति क्या करता है कि अब वो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, यानी कि उसको फिर से पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकता, वीटो नहीं लगा सकता। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन में कहा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये बताया गया, ये जोड़ा गया आर्टिकल आपका 368 क्लॉज 2 में कि वो अनुमति देगा। ठीक है, और उसमें रखा गया है कि वो अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, वो अपनी वीटो को शक्ति वहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये थे छोटी छोटी बातें जो संविधान के संशोधन प्रक्रिया में ज़रूरी होती है। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे संविधान में पहला संशोधन, दूसरा संशोधन में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी चेंजेस उसमें संविधान में की गई, उसके बारे में सब कुछ देखेंगे। धन्यवाद।